केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है। रामलीला मैदान में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया और कर्ज माफी सहित कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मार्च में महापंचायत के बाद अब प्रदर्शन कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टीज के बैनर तले ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन का नाम मजदूर किसान संघर्ष रैली दिया गया है। तो किसानों की महापंचायत के बाद ये प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले मार्च के महीने में किसानों ने रामलीला मैदान में महापंचायत की थी और ये जो प्रदर्शन है ये दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहा है। किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया है। कर्ज माफी सहित कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मार्च में महापंचायत के बाद अब प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से भी है, जहां पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ ग्राम प्रधानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सपा नेता रामगोपाल यादव का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। ग्राम प्रधानों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की है। सनातन धर्म के विरोध में बयानबाजी करने का आरोप लगाया और रामगोपाल यादव पर ग्राम प्रधानों को चोर करने का आरोप है। प्रधान संघ अध्यक्ष अमित राज यादव ने 15 से ज्यादा प्रधानों के साथ मिलकर रामगोपाल यादव को पुतला जलाया। रामगोपाल यादव ने से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग भी उठाई गई है। योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। लोक भवन में बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा, जयवीर सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, अनिल राजभर, सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य, संजय निषाद, आशीष पटेल। तो लोक भवन में कैबिनेट की बैठक चल रही है। सभी जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। योगी कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। लोक भवन में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। तो इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, सभी मंत्री मौजूद हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा भी हो रही है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर भी कैबिनेट की तरफ से लगाई जा सकती है। रायबरेली में केस दर्ज होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि सरकार की मेहरबानी से केस दर्ज हुआ। सरकार एफआईआर पर एफआईआर दर्ज करवा रही है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग मेरे गला काटने की धमकी देते हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की जा रही है। जो लोग मेरी नाक काटने की धमकी देते हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की जा रही है। रायबरेली में जिस तरीके से कांशीराम की प्रतिमा का जब अनावरण हुआ तो एक नारा लगाया गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उसके बाद रायबरेली में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। आप वहाँ गए, मूर्ति का अनावरण हुआ, अखिलेश यादव मौजूद है, आपने नारा लगाया और उस पर आपके खिलाफ एफआईआर हो गई। अब ये तो सरकार की मेहरबानी है कि जिनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए उनको कानून से छूट मिली है। जब देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की मैंने बात की तो कुछ लोग धर्म की आड़ की दुहाई देकर किसी ने मेरे सिर काटने के लिए 51 करोड़ तो किसी ने 51 लाख तो किसी ने 21 लाख की सुपारी दी। उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। किसी ने 5 लाख की तलवार खरीद कर हवा में लहराते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं इससे हत्या करूँगा, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। किसी ने जीप काटने के लिए 21 लाख तो किसी ने 11 लाख की घोषणा की देने की, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। किसी ने नाक काटने और कान काटने की धमकी दी, किसी ने हाथ काटने की धमकी दी, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1993 के दिए गए नारे का हवाला देकर एक दृष्टांत रखा, उस पर एफआईआर हो रही है। ये तो सरकार की मेहरबानी है, लेकिन फिर भी मैं कानूनी प्रक्रिया के दौर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आज मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार लेने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति भवन में शाम करीब 5 बजे से होगा। पद्म विभूषण पुरस्कार कार्यक्रम का ये दूसरा चरण है। इस पुरस्कार को लेने के लिए अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं नेताजी को पद्म विभूषण मिलने पर समर्थकों में खुशी है। समर्थकों ने नेताजी की समाधि पर पुष्प अर्चना की, शंखनाद कर नेताजी अमर रहे के नारे लगाए। नेताजी के समर्थकों ने भारत रत्न देने की मांग उठाई है। पर जो लोग पहुंचे हैं, जो सैफई के लोग हैं और आसपास के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज जो प्रोग्राम है
चूंकि नेताजी को पद्म विभूषण मिलने जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं? भाई साहब ये बताइए, जो आज पद्म विभूषण नेताजी को मिलने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं और आप लोगों ने आज की दिनचर्या में क्या रखा है नेताजी को जो आज पुष्प अर्पित की है? जो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो माननीय नेताजी बहुत बड़ी शख्सियत थे, पूरे हिंदुस्तान में नेताजी माना सुभाष चंद्र बोस के बाद उन्हें जो पुरस्कार मिल रहा है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई दे रहे हैं। लेकिन नेताजी भारत रत्न के हकदार थे। नेताजी ने अगड़े पिछड़ों और गरीबों को ऐसे बहुत काम किया है, मसीहा थे हम सब के, तो उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब आप लोग चाहते हैं कि वो पद्म विभूषण मिला है, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। अच्छा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरस्कार लेने गए हैं, भविष्य में पुरस्कार खुद बांटें। ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं कि अगले आने वाले 24 में वो पुरस्कार खुद बांटें। आप क्या नाम है भैया? मेरा नाम विजय यादव है। विजय, ये बताइए कि किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, आज सब युवा भी बहुत सारे हैं, बुजुर्ग हैं, पंडित लोग हैं, सब लोग हैं, आखिर ये समाधि स्थल पर आप लोग आए हैं, क्या पूरा है? आज हमारे श्रद्धेय नेताजी को पद्म विभूषण से सम्मानित पुरस्कार मिलने जा रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलने जा रहा है। आज हमारे सभी युवा साथियों को बहुत खुशी का माहौल होना, जिस तरीके से गरीब, किसान, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ों, जितना नेताजी ने कार्य किया है उतना आज दिन तक किसी भी नेता ने इनके लिए नहीं किया है। हम सबको सम्मान देने का कार्य नेताजी ने किया। आज जो हम जिस लायक यहाँ पर खड़े हैं वो सब आदरणीय नेताजी की देन है, जो नेताजी ने, उसके लिए आप लोग उसके लिए हम आज उनके नेताजी को याद करते हैं और नेताजी हम सदैव हमारे साथ रहेंगे और सदैव हमारे साथ रहेंगे। हम और पंडित जी से बात करते हैं, क्योंकि पंडित जी ने बाकायदा शंखनाद किया है। किस तरह के मंत्रों का आज आपने उच्चारण किया है जिस तरह से आज पद्म विभूषण दिया जा रहा है, और क्या आप लोग चाहते हैं? सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवे। परम श्रद्धे स्वर्गीय माननीय आदरणीय नेताजी के आज इस समाधि स्थल पर तो नित्य उनका पूजन होता ही है। आज पूजन का विशेष आयोजन है जिसमें बहुत सारे लोग भी एकत्रित हुए हैं। क्या मांग, आप लोग किस तरह की मांग रखे हैं? हम लोग यहाँ का जनमानस यह चाहता है, पूरे उत्तर प्रदेश का हर वर्ग यह चाहता है, हर जाति और हर धर्म के लोग यह चाहते हैं कि माननीय नेताजी को पद्म विभूषण, हमें लगता है सम्मानीय है, आदरणीय है, लेकिन यह सम्मान थोड़ा कम है, छोटा लगता है। इन्हें तो भारत रत्न से विभूषित होना चाहिए। भारत जो नेताजी को पद्म विभूषण मिल रहा है वो बहुत छोटा है उनके लिए। मैं आदरणीय नेताजी के लिए भारत रत्न, कम से कम भारत रत्न मिलना चाहिए था। भारत रत्न के हकदार हैं नेताजी, भारत रत्न के हकदार हैं। पद्म विभूषण जो सरकार ने दिया है वो तो आपने सुना कि इस सफाई में जनता क्या कर रही है और कुछ ऐसी मांग आ रही है सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा सांसद एसटी हसन की तरफ से। हसन ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की। नहीं, चूंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहाँ स्वयं पहुँचे हैं तो इसके विषय में वही बताएंगे। हमें जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर। तमाम लोगों ने भारत रत्न की मांग की थी। स्वाभाविक रूप से भारत रत्न के ही काबिल थे श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनको भारत रत्न ही दिया जाना चाहिए था। भारत, चूँकि जिस व्यक्ति का एक 60 साल तक का राजनीतिक देश और प्रदेश के लिए उपलब्धियां रही हों, जिसने बढ़ चढ़ करके काम किया हो, रक्षा मंत्री के रूप में भी अपनी एक विशेष स्थान स्थापित किया हो, सेना में शहीद होने वाले नौजवानों की पहले केवल टोपी भेजी जाती थी, आज सम्मान सहित राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी पूरी की पूरी दाह संस्कार प्रक्रिया होती है, उनका शव राष्ट्रीय सम्मान के साथ घर लाया जाता है। ये मुलायम सिंह की देन है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न के नीचे सम्मान देना हम समझते हैं उनके सम्मान के विपरीत। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी की जो हस्ती थी, जो स्टेचर है, वो उनका बहुत बड़ा था देश के लिए और देश की परिस्थितियों में। जिस तरह से उन्होंने जनता को और यहाँ के लोगों को जोड़ा था, जिस तरह से यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द को साथ आगे बढ़ाया था, गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया था, जो हमारी परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, सियासत में होते हुए भी इन सब को बैलेंस करते हुए चले थे और सबका ध्यान रखने वाले व्यक्ति थे। पद्म विभूषण मिला, हम शुक्रगुजार हैं
लेकिन हम तो ये चाहते थे कि उनको बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर याचिका दी गई थी और याचिका में जांच एजेंसी इसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में जांच एजेंसी इसके भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप कहते हैं कि ईडी अपराध या संदेह की गंभीरता के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकता। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपराध की गंभीरता को आखिर नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? तो बड़ी खबर और संयुक्त विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश चल रही थी, इन सब के बीच बड़ी खबर दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया। जांच एजेंसी इसके मनमाने इस्तेमाल को लेकर याचिका दी गई थी। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये पूरा मामला था, क्या दलीलें थी विपक्ष की और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, अगर बात करें तरीके से 14 राजनीतिक विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और साफ तौर पे कहा था कि ईडी और सीबीआई जो राजनीतिक लोग हैं उनके खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई कर रही हैं और केंद्र सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। लिहाजा इस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर अपना संज्ञान देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई और ईडी की अपनी अपनी गाइडलाइंस है और उसी गाइडलाइन के तहत वो कार्य करती है और राजनेता किसी भी कानून से ऊपर नहीं है। राजनेताओं के लिए कोई अलग से गाइडलाइंस नहीं जारी हो सकती है। जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, किसी के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है तो व्यक्तिगत स्तर पे आगे कोर्ट को बता सकता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन कोई अलग से कानून राजनीतिक व्यक्तियों के लिए नहीं बन सकता है। वो भी तमाम तरह जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके साथ ही शामिल होते हैं और उन्हीं की तरह वो भी सामान्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस तरीके से कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है और ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी केस में विशेष में गलत हो रहा है उसे कोर्ट में लेकर आइए, यानी किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है विशेष तौर पर उसे कोर्ट में लेकर के आया जा सकता है, लेकिन सभी राजनेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के कोई भी हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा और कोई भी अपनी ओर से गाइडलाइंस नहीं देगा। ये साफ तौर पे कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। आजम के बेटे सपा नेता अब्दुल्ला को झटका लगा है। अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग पर राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है। हाईकोर्ट को जल्द याचिका पर फैसला करने का निर्देश है। दरअसल 15 साल पुराने केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी, जिसके बाद अब उन्होंने दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि अब स्वार सीट पर 10 मई को उपचुनाव हो रहा है। तो अब्दुल्ला आजम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां पर राहत नहीं मिली। आजम के बेटे अब्दुल्ला को झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग पर राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है और हाईकोर्ट को जल्द याचिका पर फैसला करने के निर्देश हैं। दरअसल 15 साल पुराने केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। स्वार सीट से विधायक थे, जिसके बाद अब उन्होंने दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि इन सब के बीच स्वार सीट पर 10 मई को उपचुनाव भी होने जा रहा है। वहीं बड़ी खबर मथुरा से भी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट का आदेश आ गया। शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर रोक लग गई है। शाही ईदगाह के पक्षकार वकील की मांग पर अमीनी सर्वे पर रोक लगी है। फास्ट ट्रैक सिविल इंजीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के जज ने रोक लगाई है। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। तो बड़ी खबर है मथुरा को लेकर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट का आदेश आया है और शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर रोक लगी है। शाही ईदगाह के पक्षकार वकील की मांग पर अमीनी सर्वे पर रोक लगी है। फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के जज ने रोक लगाई है। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। यूपी में फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तेज हो रही है। एक दिन में 163 नए मरीज मिले हैं। अब यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 718 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में सबसे ज्यादा मरीज हैं। सबसे अधिक मामले गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 163 नए केस यूपी में आए हैं। तो कोरोना की दस्तक एक बार फिर से हो रही है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। याद करिए, पहली लहर
कोरोना सबसे तेजी से नोएडा में ही बढ़ा था, गौतम बुद्ध नगर में बढ़ा था, बाद में आगरा नंबर 1 पर चला गया था। लखनऊ में तो जो विभत्स तस्वीरें दूसरी लहर में दिखी वो किसी को भूलेंगे नहीं। ऐसे में ये आंकड़े बताते हैं कि सावधान रहने की जरूरत आ गई। कोरोना पांव पसारने लगा है, तेजी से कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या मंत्री, क्या आईएएस अधिकारी, क्या अन्य लोग, सभी एक एक करके इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में इस समय डीजी हेल्थ डॉक्टर लिली सिंह जी हैं। मैम, कोरोना के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं फिर से। हाँ जी, ये देखा गया है कि पिछले 15 दिनों में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे और इधर पिछले 4-5 दिनों में और तेज़ी से बढ़े हैं। तो ये इस तरह का बढ़ने का ट्रेंड देखा गया है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या है? वर्तमान में इस समय पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 163 नए केसेस चिन्हित किए गए हैं और पूरे प्रदेश में जो एक्टिव केसेस हैं, सक्रिय केसेस हैं, उनकी संख्या 718 है। सबसे ज़्यादा केसेस मैम कहाँ मिल रहे हैं? सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं हमारे इस समय गौतम बुद्ध नगर में हैं। पिछले 24 घंटों में 47 केस आए हैं। उसके बाद लखनऊ में 24 केस आए हैं। मैम, इन स्थितियों से निपटने के लिए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है? स्वास्थ्य विभाग ने, हम लोगों ने अभी होली के पहले ही सब दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, जिससे कि क्योंकि मालूम था कि त्यौहार है और त्यौहार में लोग मिलते जुलते हैं, भीड़ होती है, तो कोविड से बचाव के लिए निर्देश जारी किए गए थे और अभी भी वही निर्देश जारी हैं। क्या मैम अस्पतालों को, ज़िले के सीएमओ को कोई डायरेक्टिव सभी दिए गए हैं आप लोग की तरफ से? जी, सब जगह यही डायरेक्टिव्स गए हैं कि वहाँ पर मरीजों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें। जो आने वाले मरीज़ हैं ओपीडी वगैरह में जहाँ ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर ये तीनों जो बचाव के जो साधन हैं, इनको कोविड प्रोटोकॉल के इसका प्रयोग कराना सुनिश्चित कराएं। इसके लिए जगह जगह पोस्टर है, प्रचार है, अनाउंसमेंट है, इस सबसे लोगों को जागरूक करें। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आज बड़ी बैठक है। आरएसएस की पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र की बड़ी बैठक है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले बैठक में मौजूद हैं और दोनों क्षेत्रों के आरएसएस के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद हैं। संघ के आगामी कार्यक्रम शताब्दी वर्ष को लेकर बैठक में चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। पूर्वी क्षेत्र में अवध, काशी, कानपुर और गोरखपुर, पश्चिम ब्रिज और उत्तराखंड है। बैठक ये चल रही है और ये महत्वपूर्ण बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इसमें मौजूद हैं। वही हनुमान जन्मोत्सव को लेकर यूपी में अलर्ट है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। प्रयागराज और कानपुर में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव पर कार्यक्रमों में पुख्ता सुरक्षा रहेगी। हनुमान जन्मोत्सव पर सभी मंदिरों की निगरानी के निर्देश हैं। शोभा यात्रा के दौरान अतिरिक्त पुलिस फोर्स रहेगी। आयोजन से जुड़े लोगों से संपर्क कर स्थानीय पुलिस सुरक्षा का प्लान बनाएगी। तो हनुमान जयंती के मद्देनजर सुरक्षा पर एजेंसीज हैं, पुलिस है, प्रशासन है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया। खासतौर से अयोध्या जहां पर हनुमानगढ़ी है, वाराणसी जहां पर संकट मोचन मंदिर है, गोरखपुर और प्रयागराज जहां पर बड़े और लेटे हनुमान जी का मंदिर है, कानपुर में भी हनुमान मंदिर है प्रसिद्ध। तो ये जो तमाम जगहें हैं, तमाम जिले हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वहां पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों की निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं और शोभा यात्रा के दौरान अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।